तो a documentary evidence which is freely transferable is called negotiable instrument. Negotiable का मतलब क्या है? freely transferable. तो जब इसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी खत्म हो गई तो निगोशिएबिलिटी खत्म हो गई। जब निगोशिएबिलिटी खत्म हो गई तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन बनवाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बेटा देखना है। मैंने जो दावा किया है एक दफ़ा मैं लिखूंगा। ये जो है ना एक्स को दे दिया, एक्स होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एक्स ने वाई को बिल दे दिया तो वाई होल्डर इन ड्यू कोर्स है। वाई ने आगे जी को बिल दे दिया तो वाई जो है ना जी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। जी ने आगे बैंक को दे दिया तो बैंक होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो होना चाहिए। दूसरा ये अनकंडीशनल है। तीसरा साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें पार्टियां 3 हैं। 4 क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीम या अल्लाह या अलीम या अल्लाह या अलीम या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों को खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके अहल खाना को और ख़ुसूसी तौर पर आपके वालिदैन को हर किस्म की मुसीबत से, बीमारियों से और वबाओं से अल्लाह ताला उनको महफूज फरमाए और अल्लाह ताला आपके घरों में खैर व बरकत अता फरमाए। आज की क्लास स्पेशली बीकॉम पार्ट 1 के लिए और बीकॉम पार्ट 2 के लिए है। एक स्पेशल टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, बीकॉम पार्ट 1 में भी है, ये बीकॉम पार्ट 2 में भी है। पार्ट 2 वाले भी मुतवज्जो हो जाएं और पार्ट 1 वाले भी मुतवज्जो हो जाएं। ये देखिए मैंने लिखा है बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2। पार्ट 1 वाले अभी कर लेंगे तो पार्ट 2 में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पार्ट 2 वाले जो है ख़ुसूसी तौर पे बेटा मुतवज्जो हो जाएं। आपका एक क्वेश्चन जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से आता है। तो बच्चों की फरमाइश पर ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला नेट पे आपको यूट्यूब पे मिल रही है और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दावा वही है कि इंशाअल्लाह साथ याद करवाएंगे, समझाएंगे भी और साथ याद भी करवाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा साथ दीजिएगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी साथ ना रखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ क्लास को अटेंड कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा लेक्चर अटेंड करने का। सवाल है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। सबसे पहला सवाल यही है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है। सबसे पहले मैं इसके क्या दे रहा हूं आपको, या पहले आपको एक सवाल देते हैं। सवाल आता है पेपर में, व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है और ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों कहलाते हैं और व्हाट आर दी इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जो लवाजमात हैं वो कौन से होते हैं, ये आज का क्वेश्चन है। आप ज़रा गौर से देखिएगा बोर्ड पे प्लीज़। सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं जी, किसी भी चीज़ को आप लोग जब तक उसको डिफाइन करेंगे मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं सबसे पहले क्या दे रहा हूं? मीनिंग। द वर्ड negotiable means freely transferable and instrument means a documentary evidence। अब मैंने 2 लफ्ज़ बेटा बोले हैं। पहला लफ्ज़ बोला है मैंने फ्रीली ट्रांसफरेबल और दूसरा बोला है मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कितने लफ्ज़ हो गए बेटा? 2 लफ्ज़ हो गए। पहला
The word negotiable means freely transferable and instrument means a documentary evidence. So, which is a documentary evidence which is freely transferable is called negotiable instrument. Negotiable का लफ्ज़ी मतलब ही होता है ट्रांसफरेबिलिटी, तो इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आती हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेफिनीशन. डेफिनीशन नहीं कहा, कई बच्चे इसमें ए डाल देते हैं. आप स्पेलिंग चेक कीजिएगा, डेफिनीशन लिखा है बेटा, डेफिनीशन नहीं लिखा. इसकी तारीफ देखिए. इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 एस, इन अल्फाज में इसकी डेफिनेशन मौजूद है. वो अल्फाज क्या हैं वो आपकी नज़र कर रहे हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक a promissory note, bills of exchange and check. Payable either to the order or to the bearer. This is the definition under section 13 of the Negotiable Instruments Act 1881. इसकी लीगल डेफिनेशन है. तो इसका मतलब है हमें बुनियादी तौर पर जब ये डेफिनेशन याद करनी है तो तीन चीज़ों को समझना है बस. पहला लफ्ज़ क्या है? अ प्रॉमिसरी नोट. दूसरा लफ्ज़ क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तीसरा लफ्ज़ क्या है? चेक. तो मैंने कितने लफ्ज़ बोले हैं? तीन. पहला प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक. कितने लफ्ज़ बोले हैं बेटा? तीन. तो बस ये तीन लफ्ज़ आपके अगर समझ में आ जाएं तो उसके साथ दो एडिशनल वर्ड और लगाने हैं. वो क्या है? पेएबल ईदर टू ऑर्डर. पेएबल ईदर टू ऑर्डर. पेएबल ईदर टू ऑर्डर. तीन लिखकर ना साथ दो स्टेटमेंट्स और लिखनी है. पहली स्टेटमेंट पेएबल ईदर टू ऑर्डर. पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू द बेरर. और टू द बेरर. बेरर होता है हामल. मसलन बिल मैंने बनाया है, मैंने बिल आपके ऊपर बनाया है और ये बिल मैंने आगे मिस्टर अली को दे दी है. तो अली कौन है? बेरर है. अली ने आगे असलम को दे दी है. असलम कौन है? बेरर है. असलम ने आगे बैंक से डिस्काउंट करवा ली है तो बैंक कौन है? बेरर है. तो जिसके पास जो बिल होगा वो उसका बेरर होगा. ठीक हो गया जी. तो पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू दी बेरर. अब ये दो बातें बेटा अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग तीन चीज़ों को जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में शुमार करते हैं. पहली चीज़ मैंने क्या कही है? अ प्रॉमिसरी नोट. दूसरी कौन सी है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तीसरी कौन सी है? शाबाश, चेक. तो ये तीन लफ्ज़ आपने पहले समझ लिए. अब उसके साथ ही आप कहेंगे पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू द बेरर. बस ये हो गई सेक्शन 13 के तहत, सेक्शन 13 के तहत इसकी लीगल डेफिनेशन 1881 के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है. कौन सा है जी हमारे पास एक्ट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881. अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, या इसकी चले पहले एक इलिस्ट्रेशन दे देते हैं आपको. लॉ इज ब्लाइंड, कानून अंधा है, विदाउट इलिस्ट्रेशन. कहते हैं जी कानून को साबित करने के लिए कोई मिसाल दी जाती है, कोई एविडेंस दिया जाता है. तो एविडेंस क्या है? इफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप बनाए वो कंटेन क्या कर रहा है? पे. क्या आप अदा करें मिस्टर ए, क्या आप मिस्टर ए को अदा करें ₹500. अब ये देखिए सिर्फ ये एक लफ्ज़ लिखा है मैंने, पे मिस्टर ए ₹500. ए को 500 रुपये अदा किया जाए. इट विल बी अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इट विल बी अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. लेकिन इसके थोड़ा सा नेगेटिव चलते हैं ज़रा, या ऑन दी अदर हैंड
दूसरी तरफ देखें, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड से देखते हैं, नेगेटिव साइड से, इफ इट कंटेन्स, अगर ये कंटेन कर रहा है क्या, पे ए ओनली, अब ये लफ्ज़ सिर्फ क्या लिखा है, पे ए ओनली ₹500, कि सिर्फ 500 रुपया ए को ही अदा किया जाए। देखिए बेटा, मैंने दो बातें कही हैं। पहली बात मुस्बत अंदाज में कि देखिए, पे मिस्टर ए ओनली ₹500, कि हम रुपीस को ओनली के साथ यानी लिमिट लगा सकते हैं कि 500 रुपये तक मिस्टर ए को अदा किया जाए, लेकिन सिर्फ ए को ही अदा किया जाए, पे मिस्टर ए ओनली, सिर्फ ए को ही अदा करो ₹500, इसका मतलब और किसी को अदा ही नहीं करना, तो ये तो आगे किसी को चलेगा ही नहीं। तो मैंने तो कहा है निगोशिएबल का मतलब क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल। तो जब इसके अंदर ट्रांसफरेबिलिटी खत्म हो गई तो निगोशिएबिलिटी खत्म हो गई, जब निगोशिएबिलिटी खत्म हो गई तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ इलिस्ट्रेशन अच्छी तरह से बात समझा रही होगी आपको। मजीद इलिस्ट्रेट कर देता हूँ, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के मुताबिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेटिस्फाई करते हैं। अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट in the alternative to one or two or more, section 13 subsection 2। अब फिर बेटा बात को समझाने की कोशिश करता हूँ कि निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट हैं, दो लफ्ज़ का मजमूआ है। फर्स्ट वन इज़ निगोशिएबिलिटी, सेकंड इज़ इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबिलिटी मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी एंड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सो अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल इज़ कॉल्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो वो क्या कहलाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ये हो गई डेफिनेशन, ठीक है जी, सॉरी इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा है सेक्शन 13 के तहत 3 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। पहला अ प्रॉमिसरी नोट, दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा चेक, और साथ 2 एडिशनल स्टेटमेंट लिखनी है, क्या, पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू द बेयरर। लिस्टेशन क्या की थी कि इफ द इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स पे मिस्टर ए ओनली, सिर्फ ए को ही 500 रुपया अदा करना है, तो इसका मतलब है कि हम लोग पे करेंगे मिस्टर ए को, तो ये ठीक है कि हम ए को अदा करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ ए को ही अदा करेंगे और किसी को अदा नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि इसके अंदर निगोशिएबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है। तो जब निगोशिएबिलिटी का कंसेप्ट ना हो तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। जब तक निगोशिएबिलिटी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबिलिटी मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा। यही बात सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेएबल टू 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को भी अदा किए जा सकते हैं जॉइंटली, जो कि हो सकते हैं। और इट मे बी पेएबल इन द ऑल्टरनेटिव टू एनी 1 और 2 और मोर। ये अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं कि जी ए को सिर्फ दे दीजिएगा, हमारी तरफ से सबको आ जाएगा। और सम ऑफ द सेवरल पेइज, के बहुत सारे पेइज हैं, वो भी हो सकता है जनाब। तो ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग दैट दे आर दी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। आते हैं अपने असल की तरफ। बेटा मैं एक क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन बनवाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक बेटा देखना है। मैंने जो दावा किया है एक दफ़ा मैं लिखूंगा, ये जो है ना, ये ज़रा थोड़ा सा लिखने वाला काम है। मैं बोर्ड पे प्रेजेंटेशन क्यों देता हूँ, मेरे बच्चों को अक्सर पेपर में लिखना नहीं आता। हेडिंग तो लिख बैठते हैं या हेडिंग याद करके चले जाते हैं, नीचे जो है डिटेल बेचारों से नहीं लिखी जाती है। तो ऐसे बच्चों को खसूसी तौर पर फोकस किया जा रहा है, तो प्लीज़ गौर से देखिएगा। व्हाट आर दी एसेंशियल्स, एसेंशियल्स ऑफ negotiable instrument। why negotiable instruments, ये पेपर में आया हुआ है सवाल। why negotiable instruments
सबसे पहला एसेंशियल है, सबसे पहला एसेंशियल्स में एसेंशियल क्या है? इन राइटिंग। जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सवाल पढ़ाऊंगा उनका सबसे पहला हेडिंग यही होगा सबका। ये 5 in 1 क्वेश्चन कराने लगा हूं आपको, बराए मेहरबानी इसकी डिटेल लिखने का तरीका सीख लें। इन राइटिंग a promissory note be in writing. If they are not in writing, अगर ये in writing नहीं है, then they will never serve the purpose of negotiable इंस्ट्रूमेंट। अगर ये इन राइटिंग नहीं होंगे तो याद रखिएगा बच्चों, ये कभी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे। सबसे पहला एसेंशियल तो ये है कि ये इन राइटिंग होनी चाहिए। दूसरा है अनकंडीशनल। दूसरा एसेंशियल है अनकंडीशनल, गैर मशरूत। गैर यानी कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती इसके साथ कि आप जाके बैंक वाले को कहें कि जनाब ये मेरे चेक के पैसे भी दे और मुझे 1 अदद बकरा भी लेके दे कुर्बानी के लिए। तो कहेगा भाईजान ये पैसे पकड़े, जाके बकर मंडी जाए और वहाँ से बकरा कोई भी खरीद ले अपनी मर्जी का। तो वो आप उनके साथ जो है ना कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। तो देखिए यही चीज़ मैं लिखने लगा हूँ। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी इम्पोज्ड इन दी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई कंडीशन नहीं आप इम्पोज कर सकते, आप मशरूत नहीं कर सकते हैं, इसके साथ कोई शर्त नहीं लगा सकते हैं। और अगर शर्तिया तौर पे कोई बात दी जाएगी तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा, फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा। फिर वो पेएबल, इट मे बी पेएबल और टू दी बेरर। अब आप कहे सर ये आप कहाँ से लिख रहे हैं, कहें ना प्लीज, पूछे। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है, शाबाश बेटा। ये देखिए बेटा डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट मे बी पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू द बेरर। अब जिन बच्चों ने ये डेफिनेशन समझ ली है उनके लिए देखें कितना आसान हो गया लिखना। ये देखें पेएबल ईदर टू द ऑर्डर और टू द बेरर, तो यही चीज मैंने यहां पर लिख दी है पेएबल के साथ। आई होप बात समझ में आ रही होगी। सर्टन सम या पेमेंट इन मनी, ये पेमेंट इन मनी पहले कर लेते हैं। पेमेंट इन मनी, पेमेंट इन a negotiable instrument is always made payable tender वैल्यू। ये हमेशा लीगल टेंडर वैल्यू, लीगल टेंडर वैल्यू का मतलब है वो पैसा जो राइज है उसकी कोई कानूनी कदर होनी चाहिए, कदर व कीमत होनी चाहिए। ऐसी करेंसी जिसकी कदर व कीमत ही कोई नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो पेमेंट है वो सर्टन होगी जनाब, सर्टन सम। अगला पॉइंट यही है जी हमारा, सर्टन सम एक मखसूस रकम को ये कवर करता है। तो ये देखिए अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव अ सर्टन सम in the form of words as well as figures। 5,000,
रुपीज ओनली। ये क्या हो गए? वर्ड्स। ये क्या हो गए? वर्ड्स। और ऐसे करके चेक के ऊपर एक बॉक्स बना होता है, छोटा सा डब्बा बना होता है, और उसके अंदर यूं करके ये क्या हो गया? फिगर्स। तो वर्ड्स एंड फिगर्स दोनों बातें मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गई होंगी। तो सर्ड एंड सम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सर्ड एंड सम इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। मेड पेएबल टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जब भी दिया जाएगा, किसी बेरर को दिया जाएगा, बेरर होता है जिसके पास वो होगा, वो बेरर होगा। निगोशिएबिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी। निगोशिएबिलिटी क्या होती है? निगोशिएबिलिटी मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी एंड if it has no transferability, then it will not be a negotiable इंस्ट्रूमेंट। अगर आप सपोज करें कि इसके अंदर से ट्रांसफरेबिलिटी का आंसर निकाल लें, तो फिर जब ट्रांसफरेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर इट मींस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं रहेगा। तो निगोशिएबिलिटी का कंसेप्ट मस्ट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के होने के लिए। जब तक ये है, निगोशिएबिलिटी है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबिलिटी नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। टाइटल, नेक्स्ट आपके पास एसेंशियल आ जाता है टाइटल। टाइटल क्या है? देखिएगा, द होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ये जरा समझने की कोशिश करें। मैंने बिल बनाया आप पर, मैंने बिल आगे एक्स को दे दिया, एक्स होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एक्स ने वाई को बिल दे दिया तो वाई होल्डर इन ड्यू कोर्स है। वाई ने आगे जी को बिल दे दिया तो वाई जो है ना, जी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। जी ने आगे बैंक को दे दिया तो बैंक होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज नॉट इफेक्टेड ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन द टाइटल। अगर टाइटल में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट होगा तो होल्डर इन ड्यू कोर्स की सेहत पे कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास, 9वां पॉइंट है रिकवरी ऑफ अमाउंट। रिकवरी ऑफ अमाउंट, कि इसकी अमाउंट कैसे रिकवर होगी? The holder in due course can sue with his own name. The holder in due course, holder in due course मैंने बता दिया क्या होता है ऊपर। The holder in due course can sue with his own name, अपने नाम के साथ, for the रिकवरी ऑफ द अमाउंट। आप अमाउंट को रिकवर कराने के लिए अपने नाम के साथ जो है वो किसी पार्टी के खिलाफ जिससे पैसे आपने लेने हैं उसके खिलाफ आप कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं। देन कम्स डेट एंड प्लेस। डेट एंड प्लेस क्या है? A negotiable instrument also bear
या also have the date and the place. इसके ऊपर डेट और प्लेस का होना भी जरूरी है। फिर ड्रॉअर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, ड्रॉई मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। हाँ जी, सिग्नेचर लाजमी होने चाहिए, ये भी है। ड्रॉअर मस्ट बी a certain person. Drawer must be a certain person. The drawer of the instrument must be a certain person. सब नहीं हो सकते हैं, कोई मखसूस हो सकता है। जिम्मेदारी किसी ना किसी पे तो आनी है। जो अंडरटेकिंग होती है वो किसी की तरफ से होती है, सबकी तरफ से नहीं हो सकती है। और अगर सबकी तरफ से है तो उनका एक पर्टिकुलर्स होने चाहिए हमारे पास। ड्रॉई मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। सिग्नेचर कर लें साथ उसके, बड़े हैं बस इतने पॉइंट। सिग्नेचर लास्ट पॉइंट कर देते हैं। द सिग्नेचर ऑफ वैलिड। वैलिड का मतलब होता है इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर इसको वैलिड करना हो तो सिग्नेचर लाजमी इसके ऊपर होने चाहिए। तो ये देखिए बेटा, अब आपको बोनस देने का टाइम आ गया। मैं बेटा आप लोगों से मुखातब हूं, गौर कीजिए इधर। अब आपको बोनस देने का टाइम आ गया है, तवज्जो फरमाइए। इसी से एक सवाल नंबर 2 बनता है। व्हाट इज नोट? व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स? व्हाट आर इट्स? ये देखिए बेटा, आपको बोनस देने का टाइम आ गया जी। हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की फैमिली का पहला हिस्सा कौन सा है जी? प्रॉमिसरी नोट। सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है? अंडर सेक्शन 4 ऑफ दी, इसको डिफाइन किया गया इन अल्फाज में। ये देखिए, इट इज एन नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट containing an unconditional undertaking। चौथा पॉइंट है साइंड बाय द मेकर। दोबारा पहले पॉइंट पे आपको याद करने की टिप्स देता हूं, ये देख लें। पहली टिप क्या हो गई? इन राइटिंग, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। दूसरा, नॉट बीइंग, ना ये बैंक नोट है और ना ये करेंसी नोट है। तीसरा, ये अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। और फिर इसके ऊपर साइन होने चाहिए किसके? मेकर के। तो 4 पॉइंट हो गए। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, साइंड बाय द मेकर। 5वें पॉइंट पे पैसों की बात होगी। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स के अंदर ये डेफिनेशन है। सेक्शन 4 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। अब इसमें देखते हैं कि पार्टियां कितनी होती हैं। पार्टीज 2 पार्टियां सिर्फ। एक है मेकर, मेकर इज दी डेटर पार्टी, और दूसरा है पेई।
पे इज दी या ड्रॉई, मेकर है, ड्रॉर है, और दूसरा है पेई जिसको अदा किया जाना है, यानी ये ऊपर वाला ड्रॉर है और नीचे वाला ड्रॉई है या पेई है। और ये नॉर्मली कौन है? क्रेडिटर पार्टी होती है जिसने पैसे लेने होते हैं। तो इसका मतलब है इट इज ऑलवेज ड्रॉन बाय दी डेटर। प्रॉमिसरी नोट जब भी बनाया जाएगा डेटर की तरफ से बनाया जाएगा। इसकी शक्ल देखिए कैसी होती है, इसकी एक शक्ल बना के दिखाते हैं आपको, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन। ये क्या है? 5,000 रुपए की रकम लिखी है, डेट एंड प्लेस भी करनी है पूरी, एसेंशियल पूरे करके दिखा रहे हैं। लाहौर से बन रहा है ये, और कहाँ पर है ये? 123 इलामा इकबाल रोड। ठीक है जी, या डेट डाल दें। डेट कौन सी है आज? हमारे पास अगस्त की 11 है 2020, 11 अगस्त 2020। क्या लिखा जाएगा? 90 days आफ्टर, 90 days आफ्टर। ये क्या बना रहे हैं हम? प्रॉमिसरी नोट। क्या बना रहे हैं? प्रॉमिसरी नोट। कहता है 90 दिन बाद, 90 days आफ्टर, 90 days आफ्टर, 90 days आफ्टर आई प्रॉमिस, मैं वादा कर रहा हूं। किस चीज का वादा किया जा रहा है? टू पे मिस्टर अली, कि मैं मिस्टर अली को दूंगा क्या? और उसके ऑर्डर के ऊपर, और ऑर्डर या उसके कहने पे जिसको वो कहेगा मैं उसको दूंगा। क्या दूंगा? अ सम ऑफ रुपीज, अ सम ऑफ रुपीज 5,000 ओनली, 5,000 रुपया दूंगा। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर द वैल्यू रिसीव। बेटा ये पेपर में बना के दिखानी है आपने ये चीज, इसके नंबर होंगे आपके लिए कि अगला समझ जाएगा कि इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पता भी है कि बनाए कैसे जाते हैं। नीचे जनाब इसके सिग्नेचर आएंगे। एक पार्टी होगी ड्रॉर, ड्रॉर कौन होगा? मेकर, और ये मिस्टर डेटर होगा, कोई ना कोई डेटर होगा। और यहां पर पेई, और जो भी होगा पेई वो लेता होगा। और रेवेन्यू स्टैंप हम लगा देते हैं यहाँ पर, रेवेन्यू स्टैंप ये लाजमी तौर पे लगानी पड़ेगी, रेवेन्यू। बस ये हो गया जी निगोशिएबल। अब आप इसके एसेंशियल्स लिखना चाहें तो एसेंशियल्स कैसे लिखेंगे? इधर देखिए, सबसे पहला एसेंशियल इसका भी वही है, इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट की यानी ये दो लफ्ज काट देंगे, प्रॉमिसरी बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक काट देंगे। A promissory note must be in writing. If it is not in writing, it will not serve the purpose of negotiable instrument की जगह पर क्या आ जाएगा? बिल promissory note आ जाएगा। बात को समझिए, ये मैंने लिखा इसलिए था। दूसरा अनकंडीशनल, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जगह पर तब्दीली आएगी। यहां पर क्या लिखा जाएगा? A promissory note must always be unconditional, means no condition can be imposed in negotiable instrument की जगह क्या आ जाएगा? Promissory note। Payable, it may be payable either to the order or to the bearer, बिल्कुल वही पॉइंट है। पेमेंट इन मनी, अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जगह पर क्या आ जाएगा? अ प्रॉमिसरी नोट is always made payable in the form of money that must have a legal tender value, certain sum। negotiable instrument की जगह पर क्या आ जाएगा? promissory note must have a certain sum in the form of words as well as in figures। ये देख लें, ऊपर फिगर है और नीचे वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद पेएबल टू, इट मे बी पेएबल टू दी बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबिलिटी
means transferability and it must have the transferability. It will not be yani if it has no negotiability, it will not be a promissory note. Title holder in due course is not affected due to any defect in title and blah 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 blah. उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक के साथ दूसरा फ्री। अब इसी के साथ एक तीसरा सवाल बनता है। बच्चों आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, एक सेमिनार के अंदर पूरा 20 नंबर का सवाल आपका हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? एसेंशियल्स, ये पेपर में सवाल आ जाता है जी, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और उसके एसेंशियल्स बयान कीजिए। तो हम क्या कहेंगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन 5, 4 के बाद क्या आएगा? 5। इसकी भी लीगल डेफिनेशन है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये देखिए, ये सबका कॉमन पॉइंट है, याद कर लें। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। दूसरे पॉइंट पे, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तीसरे पे, साइंड बाय द मेकर। चौथे पे, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन। चौथा पॉइंट, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन। पांचवा पॉइंट, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। इसका और इसका पांचवा पॉइंट सिमिलर है, टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी। ओनली टू और, अब आगे वही है, ओनली टू और टू दी ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू दी बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी। तो पहला इसमें भी पॉइंट वही है, इन राइटिंग होना चाहिए। दूसरा ये अनकंडीशनल है। तीसरा, साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसमें पार्टियां 3 हैं। इसमें पार्टियां कितनी हैं? 3। पहला ड्रॉर, दूसरा ड्रॉई, तीसरा पेई। ड्रॉर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज क्रेडिटर पार्टी। ये कौन है? क्रेडिटर पार्टी। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, दैट इज द क्रेडिटर पार्टी। ड्रॉई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डेटर पार्टी हु एक्सेप्ट द बिल, एंड पे इज होल्डर ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, जिसके पास मुकर्रर मुद्दत को बिल होगा। ठीक हो गया जी। अब इसके भी एसेंशियल वही हैं, आगे इसके क्या आने हैं? एसेंशियल्स आने हैं। ये देखिए, इन राइटिंग होगा। सिर्फ प्रॉमिसरी नोट की जगह पर ये क्या आ जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। इफ इट इज नॉट इन राइटिंग, इट विल नॉट सर्व द पर्पज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अनकंडीशनल है, पेएबल है, पेएबल इन मनी, सर्टन सम, पेएबल टू, नेगोशिएबिलिटी, टाइटल, रिकवरी ऑफ अमाउंट, डेट एंड प्लेस, ड्रॉर मस्ट बी अ सर्टन पर्सन, सिग्नेचर। बेटा एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक के साथ 4। यही तो तनवीर एकेडमी की एक खूबी है कि बच्चों को ओवरबर्डन नहीं किया जाता। तो देखिए, इसी के बाद आगे एक छोटा सा सवाल और बनता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज चेक एंड इट्स एसेंशियल्स। चेक क्या और उसके एसेंशियल्स क्या हैं? चेक क्या और उसके एसेंशियल क्या हैं? सेक्शन 6, अ चेक इज अ बिल्स ऑफ exchange. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker
and not expressed to be payable otherwise than on demand. A check is, all checks are bills of exchange, but all bills of exchange are not checks. याद रखिएगा. तो check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. इसमें भी पार्टियां तीन हैं. सबसे पहले ड्रॉर. ड्रॉर कौन होता है? अकाउंट होल्डर, जिसका बैंक में अकाउंट होता है. ड्राई, ड्राई इसमें हमेशा बैंक होगा. ड्राई इसमें हमेशा क्या होगा? बैंक होगा. और फिर पेई. पेई कोई भी सर्टन पर्सन हो सकता है जिसने चेक के पैसे कैश करवाने हैं. बेनिफिशरी पार्टी जो बेनिफिट ले रही है. बेनिफिशरी जो बेनिफिट लेगा, जिसने चेक को कैश कराना है. आगे एसेंशियल्स वही हैं. उम्मीद है बेटा आपको ये 4 क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे. वीडियो को आपने एंड तक देखा है, आप सबका बहुत शुक्रिया. और इस तरह की मुफीद आपको वीडियोस इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी मिलती रहेंगी. लेकिन इसके लिए छोटी सी एक गुजारिश है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा. वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा. और कमेंट्स आपके जो है ना, ये हमें मजबूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को अच्छी तरह से फॉलो करके होंगे और अपना और अपने वालिदैन का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और अल्लाह ताला आप सब के घरों में खैर व बरकत अता फरमाए. इसी नेक दुआ के साथ अस्सलामु अलैकुम.